डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन विषय संसाधन भूगोल और हम अध्ययन कर रहे हैं अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आंसर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए अथवा प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इसलिए हम इसे शॉर्ट तरीके से प्रस्तुत किए हैं। संसाधन को विभिन्न आधारों पर अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट है, प्रमुख रूप से संसाधन को दो प्रकार में बांटे जाते हैं। फर्स्ट, प्राकृतिक संसाधन। सेकेंड, मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, जैसे कि जैव अजैव तत्व। इसमें वनस्पति, जीव जंतु से लेकर के आपके जो मृदा, वायु, खनिज, ये सभी इसमें आ जाते हैं। फिर है मानवीय संसाधन। इसमें मानव और मानवीय गुण और उनके जो जितने भी प्रकृति है मानव के, वे सभी इसमें आ जाएंगे। उनके अंतर संबंध, पर्यावरण, ये सभी मानव संसाधन में आते हैं। फिर है उत्पत्ति तथा प्राणी शास्त्रीय आधार पर। तो इस आधार पर संसाधन को दो वर्गों में रखा गया है, एक जैविक और एक अजैविक। तो जैविक संसाधन में के अंतर्गत उनको रखा गया है जो सजीव है, जैसे कि वनस्पति और जीव जंतु। और अजैविक संसाधन में उसे रखा गया है जो निर्जीव है, मृदा, जल, वायु, खनिज, इन सभी प्रकार के। फिर है नेक्स्ट है, प्राप्ति तथा वितरण के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तो प्राप्ति तथा वितरण के आधार पर जो संसाधन है उसको निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इसे दो वर्गों में रखा गया है, एक है सर्वसुलभ यानी कि सभी जगह में प्रयुक्त होने वाला, और एक है स्थानीयकृत। सर्वसुलभ यानी कि जो सभी जगह में प्रयुक्त होता है, ये सभी आ जाएंगे उसमें। जैसे कि आपका गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, सभी जगह क्या रहते हैं, विद्यमान होते हैं, ये सभी सर्वसुलभ हो जाएंगे। फिर है स्थानीयकृत। तो स्थानीयकृत संसाधन क्या है, जो कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं, ये होता है। और स्थानीयकृत संसाधन को और उप विभागों में बांटा गया है, जैसे कि सामान्य सुलभ संसाधन यानी कि जो अधिकांश स्थानों पर प्राप्त होते हैं, जैसे कि कृषि भूमि है, जल है, मृदा है, वायु वगैरह है। और जो विरल और बिखरे हुए संसाधन, ये क्या है, ये कुछ कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि खनिज संसाधन। फिर है अद्वितीय अथवा एकल संसाधन। ये क्या होता है, ये लगभग एक या दो स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड का क्रियोलाइट, ये केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है, क्योंकि इसलिए इसे अद्वितीय कहा गया है। तो ये प्राप्ति तथा वितरण के आधार पर जो संसाधन है वो दो प्रकार के होते हैं, सर्वसुलभ और स्थानीयकृत। स्थानीयकृत को तीन वर्गों में रखा गया है, ये ध्यान रखेंगे। फिर है स्थायित्व के आधार पर। स्थायित्व के आधार पर संसाधन को तीन वर्गों में बांटा गया है, एक नवीनीकृत या असमाप्य, अनवीनीकृत या समाप्य, और चक्रीय संसाधन। तो नवीनीकृत संसाधन या असमाप्य संसाधन वे है जिसे हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है, वायु है, जल है, जैविक जितने भी वस्तु हैं वो आ जाएंगे इसमें। फिर है अनवीनीकृत संसाधन या समाप्य संसाधन, जिसे हम एक बार प्रयोग करेंगे या कुछ एक से कुछ अधिक बार प्रयोग करेंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, उसे बार बार हम प्रयोग में नहीं ला सकते, जैसे कि खनिज हो गया। फिर है चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन क्या होता है, जो समाप्त होता ही नहीं है, जैसे कि आपका सूर्य ऊर्जा वगैरह है, आपके ये जल वगैरह है, ये क्या है, समाप्त ही नहीं होते। फिर है परिस्थिति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तो परिस्थिति के आधार पर इसे दो वर्गों में रखा गया है, एक क्षयशील और एक अक्षयशील। तो क्षयशील में कौन सा आ जाता है, जो समाप्य है, और अक्षयशील मतलब जो असमाप्य है, यानी कि जो एक बार प्रयोग के बाद या एक दो बार प्रयोग के बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसे क्षयशील कहते हैं। जैसे कि मानव शरीर क्या है, वो समाप्य है, क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है, क्षयशील है वो। जैसे ही मानव मरता है इसके बाद क्या हो जाता है, वो पूरा जीवित नहीं होता, उसके शरीर जो है क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो इसीलिए उसे क्षयशील कहा गया है। इसी प्रकार जो मृदा है, उनकी उर्वरता, मृदा की उर्वरता क्या हो जाता है, जो वर्तमान में क्या हो रहा है, कुछ जगह का जो मृदा है वो मरुस्थल में परिवर्तित हो जा रहा है, यानी कि उसकी उर्वरता क्या है, नष्ट होते जा रहा है, वो क्या है, क्षयशील है उर्वरता। फिर है खनिज। खनिज भी एक बार प्रयोग के बाद क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है उसका। फिर है अक्षयशील यानी कि असमाप्य, जैसे कि आपको मनुष्य को ले तो मनुष्य की आत्मा, ये क्या है, अक्षयशील है, असमाप्य है। और
प्राकृतिक तत्वों में आपका जल, पवन ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा है, ये सभी क्या है, ये अक्षयशील है। पवन ऊर्जा क्या है, इसे हम उत्पादित कर सकते हैं पवन से टरबाइन लगा करके। सौर ऊर्जा ये भी क्या है, अक्षमाप्य है। फिर है उपभोग के आधार पर, तो उपभोग के आधार पर जिसे हम क्या करते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, उसके आधार पर क्या गया है। तो इसके आधार पर 4 वर्गों में रखा है। एक है अप्रयुक्त संसाधन, यानी कि जिनका मानव अभी तक के प्रयोग नहीं कर सका है, ये होता है अप्रयुक्त संसाधन। जैसे कि आपका विशाल पर्वत श्रेणी है, महासागरीय नितल है और व्यापक अंतरिक्ष है। मानव इसका कोई भी प्रयोग कर सका है क्या, या कोई भी लाभ इससे प्राप्त कर सका है, तो नहीं, अभी तक के मानव इसका कोई भी प्रयोग नहीं कर सका है। फिर है अप्रयोजनीय संसाधन, यानी कि मानव वर्तमान में जो ज्ञान है उनके पास, उसके आधार पर इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, धुआं, तूफान, ये सभी क्या है, अप्रयोजनीय है, यानी कि इसका अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है मानव को। वे लोग क्या इसका अभी तक उपयोग नहीं किए हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए। ठीक। फिर है संभाव्य संसाधन, यानी कि वर्तमान में या निकट भविष्य में कोई भी संसाधन जो अभी वर्तमान में संसाधन नहीं है, उनकी आशा है संसाधन बनने की, यानी कि मानव की उपयोग में आने की, वे सभी क्या है, संभाव्य संसाधन होंगे। जैसे कि आपकी जो ज्वालामुखी है, धुंध है और तूफान वगैरह है, ये सभी यदि निकट भविष्य में कभी भी मानव की आवश्यकताओं को कुछ पूर्ति करता है या उसके प्रयोग में आता है, तो वो क्या बन जाएगा, संसाधन बन जाएगा। फिर है गुप्त अथवा अज्ञात संसाधन, यानी कि वे संसाधन जिनके बारे में मानव को कुछ ज्ञान नहीं है या जानकारी नहीं है, वे क्या कहलाएंगे, गुप्त अथवा अज्ञात संसाधन। जैसे कि आकाश, चंद्रमा, तारे व पृथ्वी की परिभ्रमण गतियाँ, ये क्या है, अज्ञात है, क्योंकि मानव इसके लिए इसका कोई प्रयोग नहीं कर सका है। मानव को इससे क्या हुआ है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा किसे कहते हैं, उसे परिभाषित कीजिए। मृदा किसे कहते हैं? मिट्टी एक आधारभूत संसाधन है जो स्थल की ऊपरी सतह का वह भाग है जहाँ चट्टानें बार बार फैलकर एवं सिकुड़कर टूटती हैं, और इन्हीं के टूटने से क्या बनता है, मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी का जो मानव का मिट्टी से क्या है, अटूट संबंध होता है। मिट्टी में जन्म लेने के साथ साथ वे उसी में क्रिया करते हैं और उसी में ही समाप्त हो जाते हैं। कृषि संबंधी समस्त क्रियाएं किस पर आधारित है, मिट्टी पर आधारित है। जो मिट्टी के कण है वो बारीक, असंगठित एवं मुलायम होते हैं। इनमें पौधों की जड़ें सरलता से प्रवेश करती है। तो मिट्टी क्या है आपका, मिट्टी जो है धरातल की ऊपरी सतह है, ये आपका धरातल है, और मिट्टी जो है इसकी सरफेस है। ये अब इसकी सरफेस जो है वो मिट्टी कहलाएगा, ये वाला, इसे मिट्टी कहा गया है। फिर है इसमें क्या है, इसकी एक विशेषता है कि इसमें क्या होता है, जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, वे जागृत होते हैं। फिर है इसकी परिभाषा, तो फ्रिंज एवं त्रिवार्था के अनुसार पृथ्वी के ऊपरी आवरण का वह भाग जो खनिज और जैव पदार्थों के प्राकृतिक सहयोग से पौधों के उत्पादन के लिए उपयुक्त हो, मिट्टी कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के ऊपरी आवरण, ये क्या है, पृथ्वी का ऊपरी आवरण है आपका, ये क्या है, जो खनिज और जैव पदार्थों से उनके प्राकृतिक सहयोग से बना है। इसमें क्या होते हैं, खनिज और जैव पदार्थ निर्मित होते हैं। इसमें बहुत सारे खनिज वगैरह है और कुछ जैव पदार्थ, पेड़ पौधा वगैरह उगे हुए हैं, इनसे निर्मित है। और इसमें क्या होता है, पौधे को उत्पादन करने की उपयुक्त क्षमता होती है, इसे ही मिट्टी कहते हैं। फिर है नेक्स्ट परिभाषा, प्रोफेसर हेमांड बेनेट के अनुसार, तो उनके अनुसार मिट्टी भूतल पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों तथा वनस्पति अंश के योग से बनती है। यानी कि मिट्टी क्या है, भूतल की ऊपरी जो असंगठित पदार्थ है वह किससे निर्माण होता है, जो मूल चट्टान है और जो वनस्पति के अंश है, उसके पत्ते वगैरह, सड़े गले जो पत्ते हैं, उनके सहयोग से निर्मित हुए हैं। फिर है डीएन वाडिया के अनुसार, तो इनके अनुसार क्या है, यह मानव उपयोग की दृष्टि से वे सभी देशों की मिट्टियाँ वहाँ के आवरण प्रस्तर के सबसे अधिक मूल्यवान अंग होती है। यानी कि मिट्टी क्या होती है,
प्रत्येक उस देश की क्या होती है, मूल्यवान अंग होता है, और उनकी जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो क्या है, मिट्टी ही होती है। फिर है, उन्होंने अपनी परिभाषा में उसके विशेषता को दर्शाया है, उनके महत्व को। फिर है विल्काक्स के अनुसार, तो विल्काक्स के अनुसार मिट्टी की परिभाषा, मिट्टी इतिहास की मानवीय सभ्यता का इतिहास है, यानी कि जो मिट्टी है वो क्या है, इतिहास ही मानवीय सभ्यता का इतिहास है, और व्यक्ति को शिक्षा मिट्टी से ही प्राप्त होता है। यानी कि मिट्टी क्या है, जो मानवीय सभ्यता है उसका प्राचीन इतिहास है, और उससे क्या होता है, लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है कि पहले क्या था मिट्टी, अभी क्या हो चुका है। तो ये हो गया मिट्टी की अर्थ और परिभाषा। फिर नेक्स्ट है, मिट्टी के निर्माण में सहायक तत्व कौन कौन से हैं। मिट्टी के निर्माण में सहायक तत्व को स्पष्ट कीजिए। मिट्टी अनेक ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों का मिश्रण है। यह भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले निर्जीव, सजीव दोनों तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। यानी कि जो मिट्टी है उसमें क्या पाए जाते हैं, निर्जीव सजीव दोनों प्रकार के। आपके जो चट्टाने की टुकड़े वगैरह है वो क्या है, निर्जीव है, लेकिन सजीव क्या है, आपके जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, उसके जो अवशेष है वो क्या है, सजीव है। तो दोनों प्रकार के। धरातली चट्टाने के अपक्षय, जलवायु, पौधे एवं करोड़ों भूमिगत जो जीव हैं उनके बीच परस्पर होने वाली क्रियाओं के जो अंतिम परिणाम होता है, इससे क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। इनमें भौतिक, रासायनिक तथा जैविक प्रक्रियाओं के लंबी अवधि तक कार्यरत रहने से मिट्टी का निर्माण होता है। यानी कि इनमें क्या होता है, जो अवशेष है, जो चट्टान के अवशेष है, जीव जंतु के अवशेष है, उसका उनके अंतर्गत क्या होता है, उनमें भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी का निर्माण होता है एक लंबी अवधि के बाद। मिट्टी के निर्माण में जो सहायक तत्व है वो कौन कौन से हैं, ये निम्नांकित तत्व है। फर्स्ट क्या है, मूल पदार्थ है। मूल पदार्थ में क्या आएगा आपका, चट्टान। फिर है उच्चावच। तो उच्चावच में मिट्टी के निर्माण को किस प्रकार से तत्व बनता है, जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें क्या होता है, जो वर्षा जल है या कोई भी जल हो वो क्या होता है, तीव्र गति से बहते हुए आता है। इससे क्या होता है, वहाँ की जो मिट्टी है वो बहकर नीचे आ जाता है। तो मिट्टी का निर्माण कहाँ अधिक होगा, जो समतल भाग है, आपके मैदानी भाग है, वहाँ पर मिट्टी का निर्माण अधिक होगा। यानी कि उच्चावच क्या है, उसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। और पर्वतीय क्षेत्र में क्या होगा, मिट्टी का जमाव कम होगा और बहुत ही पतला रहेगा। तो फिर है जलवायु। जलवायु क्या करता है, मिट्टी के प्रभावित करता है, यानी कि मिट्टी के एक सहायक तत्व है, मिट्टी निर्माण में सहायता प्रदान करता है। जो तीव्र तापमान वगैरह होते हैं, वर्षा वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी को अपर्दित करके ले जाते हैं या अपर्दित कर देते हैं। किंतु कम तापमान और कम वर्षा वाले जो वर्षा वाले यानी कि सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र होते हुए क्या होता है, मिट्टी जो है बना रहता है, उनकी उर्वरा शक्ति भी बना रहता है इस प्रकार से। फिर है प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति जो है मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके जो पत्तियां वगैरह है, उनके अवशेष के संयोजन से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, और उसमें ह्यूमस की मात्रा भी बढ़ता है। क्योंकि मिट्टी में ह्यूमस वगैरह रहते हैं तो वो क्या कहलाता है, सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी में आ जाता है। फिर है समय। तो मिट्टी के निर्माण होने में समय का बहुत ही योगदान है, क्योंकि मिट्टी 1-2 दिन या 1-2 माह या 1-2 वर्ष में निर्मित नहीं होता, यह करोड़ों वर्षों में निर्मित होता है या हजारों वर्षों में धीरे धीरे करके निर्मित होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं स्पष्ट कीजिए, अथवा मिट्टी के वर्गीकरण को समझाइए। तो मिट्टी को अलग अलग आधार पर निम्न वर्गों में रखा गया है। तो वो कौन कौन से हैं, कण के आधार पर, रंग के आधार पर और परिपक्वता के आधार पर। इसे हम नीचे अध्ययन करेंगे, इनका अलग से क्वेश्चन तैयार किए हैं हम, कण के आधार पर मिट्टी का प्रकार वगैरह। तो फर्स्ट हम अध्ययन करेंगे कण के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि उसके वर्गीकरण को समझाना है हमको। तो कणों के बनावट के आधार पर मिट्टियाँ जो है निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है बलुई मिट्टी, यानी कि इसमें बालू की जो मात्रा होगी वो अधिक होगी। इसमें जो कण होते हैं उनकी जो व्यास होता है 0.05 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक के होती है, और इसमें बालू की कणों की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक होती है, यानी कि बालू की प्रधानता होती है। तथा चिकनी मिट्टी की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ये होता है बलुई मिट्टी। फिर है बलुई दोमट मिट्टी। तो बलुई दोमट मिट्टी वह है जिसमें बालू के कण 20 से
50% तक और चिकनी मिट्टी का कण 50 से 80% तक, यानी कि इसमें चिकनी मिट्टी का कण क्या होगा, ज़्यादा होगा और बलुई मिट्टी का कण कम होता है। इसे कहा जाता है बलुई मिट्टी। फिर है दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी जो है इसका निर्माण चिकनी मिट्टी, सील्ट तथा बालू आदि से होता है। इनकी मात्रा के आधार पर इन्हें दो वर्गों में रखा गया है, एक सील्ट दोमट मिट्टी और सेकेंड है इसमें सील्ट की अधिकता होती है सील्ट दोमट में। फिर है मृत्तिका दोमट मिट्टी, इसमें चिकनी मिट्टी के कण क्या होते हैं, अधिक होते हैं। फिर है क्ले या चिकनी मिट्टी। तो इनमें चिकनी मिट्टी की अधिकता होती है, यह सबसे बारीक कणों वाली मिट्टी होती है। यह मिट्टी पानी को क्या करते हैं, बहुत समय तक रोके रखता है, यानी कि बहुत पानी इसमें क्या होता है, संगठित होता है। तो ये हो गया आपके कणों के आधार पर मिट्टी। फिर है रंग के आधार पर मिट्टी। रंग के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, वर्गीकृत कीजिए। रंग के आधार पर मिट्टियों को निम्नांकित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट है काली मिट्टी। इन मिट्टियों में क्या होता है, जीवांश जो है अधिकता पाई जाती है, यानी कि ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है और इसका रंग जो है हल्का भूरा अथवा काला होता है। और ये जो मिट्टी है ये क्या होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है, क्योंकि इसमें ह्यूमस या जीवांश की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। फिर नेक्स्ट है लाल मिट्टी। तो ये लाल मिट्टी क्या होता है, इन मिट्टियों में लोहे की अधिकता होती है, अतः इसका रंग क्या होता है, लाल पाया जाता है, यह उपजाऊ होती है। फिर है पीली मिट्टी। यह क्या होता है, जल योजित लोहांश की अधिकता होती है, इसमें क्या होता है, उपजाऊपन कम होता है। जैसे कि आपके भाटा क्षेत्र वगैरह में देखे होंगे जो पीली मिट्टी होती है, जिसे हम मटासी वगैरह भी कहते हैं, वो इसी श्रेणी में आता है। फिर है सफ़ेद मिट्टी। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट तथा लवण की अधिकता पाई जाती है, इसमें क्या होता है, उपजाऊपन जो है कम होता है। फिर है सफ़ेद मिट्टी, जो पानी वगैरह पलोते हैं तो क्या होता है, जो उसमें सफ़ेद सफ़ेद वाइट मिट्टी में पड़ जाता है, फिर उधर क्या होता है, उसमें ज़्यादातर कुछ उग नहीं पाते, यहाँ पास या थोड़ा बहुत उगे रहते हैं, ऐसा होता है। यानी कि वहाँ पास उपजाऊ क्या होता है, आसपास बह कर चले जाता है पानी के साथ, जहाँ पास पानी चलता है वहाँ पास देखना, वहाँ पास जो मिट्टी होता है वो सूख जाने के बाद वाइट हो जाता है और बाकी जो क्षेत्र है उधर उसका उपजाऊपन चला जाता है, यानी कि उर्वरा क्षमता जो है नष्ट हो जाता है उसका, वही दिखता है सफ़ेद सफ़ेद। फिर है भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी वह मिट्टी है जिसमें ऑक्सीजन, लोहांश तथा जैविक पदार्थ कम पाए जाते हैं। यह उपजाऊपन के आधार पर क्या होता है, कम महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि यह क्या है, कम उपजाऊ होते हैं। फिर है राख मिट्टी। यह मिट्टी राख के समान दिखता है। तो ये हो गया आपके रंग के आधार पर मिट्टी। फिर है परिपक्वता के आधार पर मिट्टी। ये क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं आपके कंप्यूटर वगैरह सभी में, खासकर कॉम्पिटिटिव वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं। परिपक्वता के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, वर्गीकृत कीजिए। तो परिपक्वता के आधार पर मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक फिडाल्फर और एक पेडाकॉल। इसके अंतर्गत और भी मिट्टी के उपवर्ग है जो हम नीचे समझेंगे। पेडाल्फर मिट्टी ये क्या है, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। पेडाल्फर जो है, पेड यानी कि मिट्टी, आल मतलब एल्यूमिनियम और फेर मतलब लोहा। ये क्या है, इसका शॉर्ट तत्व नेम है। तो ये किन किन तत्वों से मिलकर बना है, मिट्टी, एल्यूमिनियम और लोहा से मिलकर बना है पेडाल्फर मिट्टी। इस मिट्टी में एल्यूमिनियम और लौह तत्व की क्या होती है, प्रधानता होती है, अधिकता होती है। और ऐसी मिट्टियाँ जो है आर्द्र प्रदेशों में तथा सवाना घास के क्षेत्रों में मिलती है। और इसमें क्या होती है, ह्यूमस की मात्रा जो है कम होती है और यह क्या होता है, अम्लीय होता है। यानी कि आर्द्र प्रदेश यानी कि आपकी जो भूमध्य रेखा प्रदेश है उसकी जस्ट थोड़ी दूर वाली बात। फिर पेडाकॉल। ये पेडोकॉल मिट्टी क्या है, पेडोकॉल 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक पेड़ और काल, यानी कि कैल्शियम और पेड़ मतलब क्या होता है, मिट्टी। तो मिट्टी और चूना से मिलकर बना है। इसमें चूना की प्रधानता क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि कैल्शियम की प्रधानता अधिक होती है। इन मिट्टियों में चूना एकत्रित होता है। ये मिट्टियाँ जो है शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र और उप आर्द्र क्षेत्र जलवायु में मिलते हैं।
ये मिट्टियाँ वर्ष में कम से कम एक ऋतु में अवश्य सूखी रहती है। इन पर छोटी घास के क्षेत्र व मरुस्थल पाए जाते हैं। ये मिट्टियाँ अम्ल रहित होती है, यानी कि इसमें अम्लीय नहीं होती ये मिट्टी जो है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में पाए जाने वाले प्रमुख मिट्टियाँ और उनका वितरण को स्पष्ट कीजिए, यानी कि विश्व में कितने प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं और उनका वितरण कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पेडाल्फर और पेडाकाल है उनका कंप्लीट अध्ययन शॉर्ट रूप में। तो विश्व में पाए जाने वाले प्रमुख मिट्टियाँ निम्न प्रकार से, फर्स्ट है पेडाल्फर, सेकेंड है पेडाकाल। और पेडाल्फर को कुछ उपवर्गों में भी बांटा गया है। पेडाल्फर का फर्स्ट है पर्जोल मिट्टी, तो ये जो है टेंगा वन क्षेत्र में पाया जाता है। और टेंगा वन क्षेत्र क्या है, आपके जो ध्रुवीय क्षेत्र है उसके जस्ट नीचे में टैगा वन क्षेत्र है, जहाँ पर टैगा वनस्पति पाया जाता है वहीं पर ये पाया जाता है। फिर है पर्जोलिक मिट्टी, ये क्या है आपके टैगा वन क्षेत्र के जस्ट नीचे जो चौड़ी पत्ती वाला क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। फिर है पर्जोलिक लेटोजोलिक मिट्टी, तो ये आपके जो दक्षिण ब्राज़ील का पठार है, ये कहाँ आपके दक्षिण ब्राज़ील का जो पठार है वह ब्राज़ील में है, आपके दक्षिणी अमेरिका में। फिर है दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, और पूर्वी चीन और प्रायद्वीपीय भारत और जापान, इन सभी क्षेत्र में पर्जोलिक लेटोजोलिक मिट्टी है। आपके जो भारत है उसके छत्तीसगढ़ क्षेत्र वगैरह में भी कुछ मात्रा में ये जो पर्जोलिक लेटोजोलिक मिट्टी है यह कुछ थोड़ा सा मात्रा में है। फिर है लेटेराइट मिट्टी, यह क्या है उष्ण आर्द्र सघन वन क्षेत्र में, यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र वगैरह है उसमें ये जो लेटेराइट मिट्टी है यह पाया जाता है। फिर है प्रेरी मिट्टी, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। जो वहाँ पर एक घास का क्षेत्र है प्रेरी घास, वहाँ पर प्रेरी मिट्टी पाया जाता है। फिर है पेडाकाल मिट्टी, तो ये जो पेडाकाल मिट्टी है इसमें कौन कौन से वर्ग हैं, इसमें चरणोजा मिट्टी, जिसे काली मिट्टी भी कहते हैं कुछ जगह में, ये क्या होती है बहुत ही उपजाऊ होती है। और ये कहाँ मिलता है, घास प्रधान क्षेत्र है, जैसे कि आपके जो प्रेरी मिट्टी क्षेत्र है और आपके जो अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका के पास एक और कुछ छोटे घास वाला प्रदेश है, आपके सवाना घास वाला प्रदेश है, स्टेपी वाला क्षेत्र है, उस साइड एक और छोटे छोटे घास वाला प्रदेश है। उन जितने भी छोटे घास वाला प्रदेश है, घास प्रधान प्रदेश, उस सभी में क्या होता है चरणोजा मिट्टी पाया जाता है। फिर है मरुस्थली मिट्टी, तो ये इसको तो आपको पता ही होगा कि मरुस्थली क्षेत्र में पाया जाता है, नाम से ही स्पष्ट है। फिर है कुछ इन सभी के छोड़ पेडाल्फर और पेडाकाल के जो उपवर्ग देखे उनके छोड़ कुछ और मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि टुंड्रा मिट्टी। ये टुंड्रा कहाँ पास पाया जाता है, ये जो टुंड्रा मिट्टी है ये बर्फीले क्षेत्र है, जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पास पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में। फिर है जलोढ़ मिट्टी, ये नदियों द्वारा अपर्दन और निक्षेपण क्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है, जो कि नदी अपर्दन द्वारा निक्षेपित करते हैं वहाँ पास बनते हैं नदी क्षेत्र में। फिर यह विविध वर्ग की मिट्टी, तो विविध वर्ग की मिट्टी क्या है, ये पर्वतीय क्षेत्रों में निर्मित होता है। तो ये हो गया मिट्टी के प्रकार या उसका वर्गीकरण। अब भारत में कितने प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं इसका अध्ययन करेंगे, उसके वर्गीकरण वितरण का। तो भारत के भौतिक विभाजन को आप देखे ही होंगे, उसी के आधार पर ये मिट्टी का वर्गीकरण हुआ है। यहाँ पास पर्वतीय मिट्टी, भारत में जो विविध वर्ग की मिट्टी है जिसे पर्वतीय मिट्टी कहते हैं वो कहाँ पास है, जो हिमालय पर्वत है और आपके जो सप्त जो राज्य है असम, हिमालय के बाद जो साइड में लगा हुआ है असम है, मेघालय है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी यहाँ पास है। फिर आपके मैदानी भागों की जो नदियाँ हैं उनके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियाँ, यानी कि विशाल जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ की मिट्टी, ये क्या होती है, ये मिट्टियाँ जो है उपजाऊ होती हैं। और प्रायद्वीपीय मिट्टी, ये क्या है पठारी मिट्टियाँ हैं। और एक अन्य मिट्टी है इसमें मरुस्थली और जलोढ़ मिट्टी। इतने प्रकार की मिट्टी आपके भारत में पाई जाती हैं, तो इनके बारे में अच्छे से अध्ययन कर लेंगे आप, इनकी विशेषता के बारे में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बनाना है तो। फिर है भारतीय मिट्टी की समस्याएं, तो भारतीय मिट्टी की कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो भारतीय मिट्टी की निम्न समस्याएं हैं। मृदा अपरदन, जो भारतीय मिट्टी है वहाँ पास क्या होता है मृदा अपरदन अधिक हो रहा है, जैसे कि आप ही के क्षेत्र में देख लीजिएगा, जैसे ही गर्मी के दिन आता है उसमें क्या हो जाता है आपकी मिट्टी में जो है फट जाते हैं, या तीव्र जो जिस क्षेत्र में क्या होता है
पानी अधिक होता है या पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर क्या हो जाता है, पूरा मिट्टी जो है वो फटी फटी रहते हैं। या आपके खेतों वगैरह में ही जाके देख लेंगे, अभी भी वो तीवरा वगैरह बोया होगा तो उसमें वो अभी भी फटा होगा, वही क्या है, मृदा अपरदन है। और पशु वगैरह जहाँ पर से अधिक चाहते हैं उधर का तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, मृदा अपरदित अधिक होता है। फिर है मृदा में शुष्कता, यानी कि मृदा में क्या है, नमी वगैरह की कमी, जिससे क्या होता है, मृदा अपरदन अधिक होता है। फिर है मृदा समापन, यानी कि मृदा क्या हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, उसकी जो शक्ति है वो नष्ट होते जा रहा है और वो मरुस्थल की संपन्न क्रिया मतलब मरुस्थलीकरण की ओर जा रहा है। एक और समस्या है मरुस्थलीकरण, मृदा समाप्त होगा तो मरुस्थलीकरण की प्रारंभ तो होगा ही। और जलाक्रांति, जलाक्रांति मतलब जल की जो जिस क्षेत्र में जल अधिक हो रहा है उस क्षेत्र में क्या हो रहा है, मृदा जो है बहकर दूसरे क्षेत्र में चला जा रहा है। ये सभी समस्याएं हैं भारत की। फिर है वन, तो जो वनस्पति है इसमें आ गए हम जैविक संसाधन में। तो वनस्पति कितने प्रकार के होते हैं, विश्व में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पति या वन, उसका वितरण ये स्पष्ट कीजिए। तो वन जो है क्या है, निम्न प्रकार के होते हैं और उनका वितरण भी निम्न प्रकार है। तो वन दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। और शीतकटिबंध में क्या है, वनस्पति पाए नहीं जाती क्योंकि वह क्या होता है, हमेशा बर्फ होता है, इसलिए ये केवल दो कटिबंध में ही पाया जाता है, एक शीतोष्णकटिबंध जिसे उपोष्ण भी कहते हैं और एक उष्णकटिबंध। तो उष्णकटिबंध जो वन है उसे दो वर्गों में रखा गया है, उष्णकटिबंधी सदाबहार वन और उष्णकटिबंधी पतझड़ वन, जिसे मानसूनी वन भी कहते हैं। तो उष्णकटिबंधी सदाबहार वन है, ये कहाँ पाए जाएंगे, जो भूमध्य रेखी वन है वहाँ पर पाया जाता है जो सदाबहार वन है। और मानसूनी पतझड़ वन ये आपके एशिया वगैरह में जहाँ पर मानसूनी क्या होता है, मानसूनी वर्षा वगैरह होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर लगभग 250 सेंटीमीटर तक की वर्षा होते हैं। फिर है समशीतोष्ण कटिबंधीय वन, तो ये क्या है, आपकी कर्क रेखा के आसपास पाए जाने वाला क्षेत्र है, कर्क रेखा के ऊपर। समशीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाला पतझड़ वन क्षेत्र। फिर है भूमध्य सागरीय वन और इसके बाद है समशीतोष्ण मिश्रित वाला वन। तो ये क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु में पाया जाता है भूमध्य सागरीय वन। जस्ट इस भूमध्य सागरीय वन के ऊपर वाला जो क्षेत्र है आपके, उस क्षेत्र में ये जो है समशीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन, यूरोप वगैरह है आपके। भूमध्य सागर आप देखे होंगे, जो अफ्रीका के जस्ट बाद है भूमध्य सागर, उसके बाद आपका यूरोप का क्षेत्र लगा हुआ है, तो वो होता है भूमध्य सागर की जो ऊपरी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर ये सभी वनस्पति जो है पाए जाते हैं, पेड़ पौधे। फिर है मिश्रित वन, तो ये जो मिश्रित वन है, ये समशीतोष्ण मिश्रित वन, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये तीनों जो क्षेत्र है, समशीतोष्ण जो चौड़ी पत्ती वन है, भूमध्य सागरीय वाला वन है और जो कोरधारी वन है, इनके मध्य पाए जाने वाला है। फिर है समशीतोष्ण कोरधारी वन, तो ये कहाँ पास पाएगा आपका, जो टैंगा वन के बाद आप जो टुंड्रा क्षेत्र देखे हैं ना, उस क्षेत्र में, और जो टैंगा क्षेत्र है उस क्षेत्र में कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि आपके जो उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र है, यूरेशिया है, इसमें पाए जाएंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव जंतु, ये यानी कि हम ये आपके जैविक संसाधन के पक्ष में पढ़ रहे हैं। जीव जंतु कितने प्रकार के होते हैं स्पष्ट कीजिए। तो जीव जंतु मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जीव या पशु के प्रकार देखे थे पहले, ये दो प्रकार के होते हैं, पालतू जीव या पालतू पशु और जंगली जीव व जंगली पशु। तो जंगली जीव में कौन कौन आते हैं, शेर, चीता, भालू, लोमड़ी वगैरह, यानी कि जो मांसाहारी होते हैं। और पालतू में कौन आते हैं, जो कुछ मांस भी खाते हैं किंतु उसे मानव क्या करते हैं, पाल सकते हैं, वे आ जाते हैं इसमें। कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, भेड़, ऊँट, ये सभी इसमें आ जाएंगे। फिर है जंतुओं के प्रकार, तो जंतुओं को भी दो वर्गों में रखा गया है, एक कशेरुकी जिसे रीढ़ की हड्डी वाले जीव कहते हैं और एक बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव, अकशेरुकी कहते हैं इसको। तो ये इसे जंतुओं कहते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत छोटी आकार के होती हैं, जैसे कि मत्स्य हो गया, मेढक आदि, ये क्या है, रीढ़ की हड्डी वाले जीव है। पशु पक्षी वगैरह इसमें आ जाते हैं छोटे छोटे। फिर है बिना रीढ़ की हड्डी वाले, तो इसे अकशेरुकी कहते हैं। इसमें कछुआ वगैरह, जोंक वगैरह, स्टार फिश वगैरह जो होते हैं ना, उनमें हड्डियाँ वगैरह नहीं होती। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संसाधन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो जल संसाधन के प्रमुख स्रोत को हम निम्न वर्गों में रख सकते हैं। फर्स्ट है समुद्री जल, हमारे जो पृथ्वी है उसमें क्या है 70% लगभग 71% क्या है, जल पाया जाता है। तो समुद्री जल क्या है यहाँ का प्रथम संसाधन, प्रथम स्रोत है। फिर है वर्षा जल,
इसके बाद कहाँ से प्राप्त होता है जल? हमें वर्षा से प्राप्त होता है। फिर है धरातलीय जल। धरातलीय जल यानी कि जो धरातलीय जल में नदी, झील, झरना, तालाब, पोखरा, ये सभी क्या है आपके धरातलीय जल है। फिर भूमिगत जल यानी कि जो भूमि के अंदर, वर्षा के बाद क्या होता है कुछ जल भूमि के अंदर रिस जाते हैं, या नदी वगैरह से कुछ जल भूमि के अंदर रिस जाते हैं, जो क्या करता है भूजल स्तर को बढ़ाते हैं, वही सब भूमिगत जल कहलाते हैं, जिसे हम क्या करते हैं हैंडपंप वगैरह, कुआं वगैरह आदि है, पताल तोड़ कुआं वगैरह है, इसके माध्यम से क्या करते हैं उपयोग करते हैं। ये होता है भूमिगत जल। ये हो गया। फिर यहाँ से आपका संसाधन भूगोल का पॉइंट यही हम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं। अब हम जो प्रादेशिक नियोजन है उसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे। तो आज का क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।